ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में, राइट। इसके पहले हम बोर एटॉमिक थ्योरी करें, बोर्स थ्योरी ऑफ द एटम, जिसमें हम लोग देखें कि बोर्स थ्योरी से के बेसिस पे बोर की थ्योरी का सक्सेस क्यों था। क्योंकि बोर ने, एक मिनट, हाँ ये अच्छे से नहीं आ रहा, मैं ये ठीक से करती हूँ। क्योंकि बोर ने क्या किया, स्पेक्ट्रल लाइंस के वेवलेंथ थियरी से बताया, राइट। तो आपको याद है कि हम लोग करे थे कि किस तरह से ये 1/लैम्डा, राइट। आपको मालूम है कि हाइड्रोजन एटम के लिए अलग सीरीज रहते, राइट, लाइमन बार्मर प्राशन ब्रैकेट फंड, राइट। तो उसके बेसिस पे ये जो वेवलेंथ है इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट इन्होंने डिफाइन किया बोर में, और इस तरह से एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो गया यूजिंग स्पेक्ट्रल लाइंस। और इसलिए बोर्स थ्योरी को हम लोग बोर्स थ्योरी कहते हैं, क्योंकि ये बोर्स थ्योरी से हम लोग एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर सके इनके प्रिडिक्शंस का, राइट। और इसीलिए बोर्स थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन बोर्स थ्योरी में हाइड्रोजन एटम के लिए ये बहुत अच्छी तरह से एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन बाद में अगर हम लोग मेनी इलेक्ट्रॉन्स के एटम्स के साथ करते हैं, यानी कि जब जैसा हम लोग एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन से जाएंगे हीलियम, कार्बन, अदर हेवियर एलिमेंट्स, तो ऑब्वियसली बोर के थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। वो प्रॉब्लम्स भी हम लोग समझ सकते हैं कि क्यों आते हैं। क्योंकि बोर्स थ्योरी ने जब हाइड्रोजन एटम के लिए किया, राइट, तो आपके पास सिर्फ एक प्रोटॉन है एंड सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। यानी कि इसके कूलम फोर्सेस एंड ऑल को डिफाइन करना भी आसान है। लेकिन जब आप मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के साथ जाते हैं, राइट, तो ऑब्वियसली फोर्सेस को डिफाइन करना भी और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। और इसलिए बोर्स थ्योरी जो है सिंपलिस्टिक थ्योरी, उसमें आपको प्रॉब्लम आता है। बट ये है कि ऑन द होल ये एरर्स के साथ देते हैं, तो बोर्स थ्योरी को मॉडिफाई किया जाता है फॉर मेनी इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो उसके कई मॉडिफिकेशंस हुए हैं जो आप लोग मॉडर्न फिजिक्स जब करेंगे तो समरफील्ड ने और कई लोगों ने बोर की थ्योरी में बहुत सारे वो किए। हादिया, तुम किसके साथ आई बेटी, किसके साथ आई? तो इन शॉर्ट इसीलिए बोर्स थ्योरी को मॉडिफाई किया गया, और इसके बारे में आप लोग ज्यादा करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में कि किस तरह से बोर्स थ्योरी को मॉडिफाई किया जाता है। लेकिन ये कोर्स के लिए बस इतना काफी है कि आप समझे कि बोर हाइड्रोजन एटम को क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जाता है यूजिंग प्लैंक्स लॉ एंड अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ क्वांटम थ्योरी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे न्यूक्लियस के, क्योंकि एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस तो रहते हैं, लेकिन न्यूक्लियस से भी हमें रेडिएशंस मिलते हैं, राइट। न्यूक्लियस हम लोग ने बात की है इसके बारे में कि न्यूक्लियस का साइज इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻15 मीटर्स, जिसको हम लोग 1 फर्मी भी कहते हैं। 1 फर्मी इज 10⁻15 मीटर्स, ओके। इसको 1 फर्मी कहते हैं, और ये 1 फर्मी यूनिट है, ये अप्रोक्सीमेट साइज है न्यूक्लियस का। अगर मैं दोहराती हूँ कि जिस तरह से हम लोग एटम के बारे में किए, न्यूक्लियस का भी स्ट्रक्चर समझना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि आपको ये साइज को एक्सप्लोर करना है, राइट, 10⁻15, और ये साइज को डायरेक्टली हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, और इसलिए हम लोग इसको इनडायरेक्टली एक्सप्लोर करते हैं, राइट। तो हम लोग ऑलरेडी, आपको याद है, रथरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की है। रथरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या हुआ था, आपके पास हीलियम न्यूक्लियर थे जो गोल्ड फॉइल पे डाला गया, और यहाँ स्क्रीन पे देखा गया कि ये जो हीलियम न्यूक्लियर है ये इस तरह से स्कैटर हुए, राइट, स्कैटर हुए,
और इसके बेसिस पे रदरफोर्ड ने एस्टैब्लिश किया कि एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अलग अलग से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो मिक्सड अप नहीं है, वो अलग अलग है, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन एटम में क्या है। हाइड्रोजन एटम में जैसा मैंने आपको पहले बताया, एक प्रोटॉन है, राइट, और एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों का चार्ज सेम है, राइट, दोनों का चार्ज ई है, इसका चार्ज प्लस ई है, इसका चार्ज माइनस ई है। लेकिन मास जो है, मास में बहुत फर्क है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन मास ये है, तो प्रोटॉन का मास है 1836 टाइम्स मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी कि प्रोटॉन जो है वो करीब 2000 गुना और भारी है इलेक्ट्रॉन से, राइट। सो इलेक्ट्रॉन में ज्यादा वेट नहीं रहता है और प्रोटॉन में ज्यादा है। लेकिन न्यूक्लियस में, राइट, न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, आपके पास पॉजिटिव ई का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव ई का चार्ज है, और इसीलिए एटम जो है उसको नो चार्ज है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों इक्वल होते हैं, और इसीलिए किसी भी एटम में आपके पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्जेस, जिसके वजह से एटम में आपको कोई चार्ज नहीं रहता है, राइट। ओके, एंड और हमें मालूम है कि न्यूक्लियस जो है ये ज्यादा मैसिव है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में आपके पास प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, राइट। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का वेट सिमिलर रहता है, वो ज्यादा भारी होते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भारी नहीं होते हैं, और इसीलिए आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका ज्यादा मूवमेंट रहता है। हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में मूव होते हैं, राइट। मूव क्यों होते हैं? क्योंकि वो ज्यादा भारी नहीं होते हैं। बट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है ये ज्यादा भारी है, इसलिए ये न्यूक्लियस में स्टेशनरी है कंपैरेटिवली कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूवमेंट रहता है क्योंकि इनका वजन जो है कम रहता है, राइट। तो तो न्यूक्लियस के बारे में फिर बात करेंगे। हमारे न्यूक्लियस में क्या है, हमारे पास प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है, राइट। और जैसे मैंने, और इनको मिलके बुलाते हैं न्यूक्लियॉन्स। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा और नीटली लिखती हूँ। मिलके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को बुलाते हैं न्यूक्लियॉन्स। इन शॉर्ट ये वो पार्टिकल्स है जिससे बनता है हमारा न्यूक्लियस, राइट। इलेक्ट्रॉन्स आजू बाजू घूमते हैं, और जैसे हम लोग ने देखा ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये कम वजन के हैं, इसीलिए ये ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव होते हैं, राइट। अब हम लोग डिफाइन करेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज क्या है, ये आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है which is equal to number of electrons, right? And इसके वजह से जैसे मैंने आपको पहले बताया एटम हैज नो चार्ज, क्योंकि आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। बट आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग हो सकते हैं, ओके। तो इट डिपेंड्स ऑन दिस थिंग। अब इलेक्ट्रॉन एटम्स के होते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब क्या है? आइसोटोप्स जो है वो एलिमेंट रहता है जिसमें आपका वेरिएशन है इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। ये तो फिक्स्ड है, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स व्हिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये फिक्स्ड है, और इसके बेसिस पे डिफाइन होता है आपका एलिमेंट, राइट। तो आपका एलिमेंट जो होता है डिफाइन होता है आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, राइट, जो इक्वल होते हैं।
लेकिन एलिमेंट के हो सकते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स ये होते हैं एलिमेंट के वेरिएशन जिसमें वेरिएशन है इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन में आपको वेरिएशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास वी हैव ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन में क्या है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब आपके पास हो सकता है ड्यूटेरियम, ये एक आइसोटोप है हाइड्रोजन का। ड्यूटेरियम में होता है आपके एक पास एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। सॉरी, मैं इसको माइनस के साथ लिखूंगी क्योंकि आपको उसमें चार्ज दिखेगा। तो एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक साथ में एक न्यूट्रॉन भी होता है। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, राइट। तो आपके साथ हो सकता है एक न्यूट्रॉन। ये है आपको ड्यूटेरियम। अब एक और आइसोटोप भी होता है आपका हाइड्रोजन का, जिसका नाम है ट्रीटियम। ट्रीटियम में क्या हो जाता है, ट्रीटियम जो है इसमें आपको प्रोटॉन तो है, इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन आपके पास 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट। इसको बोलते हैं ट्रीटियम। ओके। अब डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, अलग अलग आइसोटोप्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं या अनस्टेबल होते हैं, राइट। तो हमारा ये जो ड्यूटेरियम जो है ये स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, लेकिन ट्रिटियम जो है ये अनस्टेबल है, राइट। यानी कि ये जो कंडीशन में है ये अनस्टेबल है, और इसीलिए ये क्या करता है, ये जो है ये एमिट करता है ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को, राइट। और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव। यानी कुछ एटम्स होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, राइट। और चूंकि वो अनस्टेबल होते हैं, वो उनका जो कॉम्पोजिशन है, राइट, वो अनस्टेबिलिटी के वजह से वो एमिट करते हैं कुछ चीजें, राइट। और देयरफॉर वो एमिट करते हैं ताकि वो ज्यादा स्टेबल कंडीशन में हो जाते हैं, एंड उसके वजह से वो रेडियो एक्टिव होते हैं। यानी कि रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेना है कि ये एलिमेंट को आप कुछ भी नहीं करें तो भी वो खुद ब खुद एमिट करता है। और वो एमिट करता है क्यों, क्योंकि वो अनस्टेबल है और वो चाहता है कि वो एक स्टेबल कंडीशन में आ जाए। तो स्टेबिलिटी के लिए वो एमिट करते रहता है, और ये है हमारा रेडियो एक्टिव मटीरियल, राइट। अब हम लोग बात करेंगे एटॉमिक मासेस के बारे में। एटॉमिक मास किस तरह से डिफाइन होता है, मास, मासेस, ठीक है। तो ये एटॉमिक मास है आपका, कहाँ से आ रहा है आपका, आपको एटॉमिक मास आ रहा है आपके मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। हर चीज को ऐड करके आपको एक मिलता है, राइट। और एक यूनिट है स्पेसिफिकली फॉर मासेस इन एटम्स, क्योंकि वो मास इतना छोटा है, एंड ये मास एक्चुअली होता है मास ऑफ द कार्बन एटम। तो हम लोग देखिए एटम्स को ऐसा लिखते हैं C12 6। ये एटम कैसा है, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज इक्वल टू 6, और आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू के जो 12 है एटॉमिक, ये जो नंबर है देखिए, ये नंबर जो है ये है हमारा एटॉमिक नंबर, और ये जो नंबर है ये है हमारा एटॉमिक वेट, राइट। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि 12 माइनस 6। तो कार्बन के जो एटम है उसमें आपके पास 6 प्रोटॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स है, राइट। और इसी से डिफाइन होता है एटॉमिक मास यूनिट। ये है आपका मास ऑफ दैट, और ये है 1 यूनिट विच इज इक्वल टू 1.6 into 10 power
-27 kgs। ठीक है, ये है हमारा एटॉमिक मास यूनिट। ओके, और इसके बेसिस पे एटम्स के जो मासेस है डिफाइन हो जाते हैं, राइट। अच्छा, अब अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ओके, तो तो हमने पहले बात की कि न्यूक्लियस जो है बहुत छोटा है, राइट, लेकिन न्यूक्लियस का एक अपना एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है, और चूंकि इसमें चार्ज है, राइट, इसीलिए इसमें होता है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट कैसा बनता है, आपने मैक्सवेल्स लॉ में किया है कि अगर आपके पास मूविंग चार्ज है तो वो क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, राइट। अब इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सा है, चार्ज ऑफ द प्रोटॉन। तो आपके न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, और प्रोटॉन का नॉन जीरो एंगुलर मोमेंटम है, यानी कि उसके पास कुछ मोमेंटम है, और चूंकि उसके पास कुछ मोमेंटम है, उसका एक अपना मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, राइट। तो न्यूक्लियस जो है उसका एक अपना एंगुलर मोमेंटम भी है, और उसका अपना मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, राइट। अब हमें तो अगर हम अज्यूम करेंगे कि न्यूक्लियस जो है स्फीयर है, राइट, स्फीयर है, तो हम लिख सकते हैं कि आपका एटॉमिक नंबर, ये में एटॉमिक नंबर इज ए, एक मिनट है, ये आपको मैं यहाँ ठीक से लिखती हूँ। तो ए इज आपका एटॉमिक नंबर, जेड जो है आपका एटॉमिक वेट है, राइट। तो ये साइज ऑफ द न्यूक्लियस अगर उसको स्फीयर समझे तो इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं हैज आर नॉट इंटू ए टू द पावर ऑफ 1/3। ये आपको क्या बोल रहा है, वे आर नॉट इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर्स, विच इज 1.2 फर्मी, राइट। हम लोग ने फर्मी को डिफाइन किया, फर्मी जो है 10⁻⁻15 मीटर्स है। तो जैसा जैसा आपका ए वैल्यू बढ़ता है, राइट, जैसा जैसा आपका ए वैल्यू बढ़ता है, आपका न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ता है, राइट। वो क्योंकि इसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है इसके अंदर आपको बढ़ते जाएंगे, राइट। न्यूक्लियस के आगे आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे। तो और इसी तरह से न्यूक्लियस का एक अपना स्पिन भी रहता है, राइट। तो जिस तरह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन भी स्पिन करता है, उसी तरह से न्यूक्लियस का भी अपना स्पिन रहता है, राइट। ओके, और इसी के बेसिस पे एक मेथड है जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, वो है एनएमआर। आपने कभी एनएमआर के बारे में सुना है? ये एक टेस्ट रहता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। हाँ, एक मेडिकल टेस्ट रहता है, कभी सुना है क्या एनएमआर के बारे में? ये बाकी के लोग सब कहाँ चले गए? ज़रफ़शान, रिजवाना, ये सब लोग कहाँ चले गए? मैम हम हैं तरफ से। अभी देखा मैंने, जब भी कुछ ज्यादा लोग थे, अभी 4 ही, अपन चारों ही है। एनीवे, तो आप लोग ने एनएमआर के बारे में सुना है क्या? हॉस्पिटल्स में होता है ये टेस्ट, एनएमआर टेस्ट, ओके। वो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, राइट। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या करते हैं? इसमें क्या होता है कि आपको अगर सपोजिंग आपके पास कोई सिस्टम है, राइट, एंड अगर ये न्यूक्लियस क्या कुछ स्पिन है, इसको हम लोग कोई मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं जिसका वैल्यू बी रहता है, ओके। लेट्स से इसको कोई फील्ड में डालेंगे जिसका
वैल्यू बी है। ओके, अब क्या होता है, अब पूरे जो न्यूक्लियाई है वो अलाइन हो जाएंगे विथ बी, राइट, क्योंकि ये न्यूक्लियस का कुछ स्पिन है, उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड बी में डाला है, तो वो अलाइन हो जाएंगे इसके साथ, राइट। अब हम लोग अच्छा ये डिफाइन करेंगे, अब हम लोग एक चीज डिफाइन करेंगे जिसको हम लोग बुलाएंगे लार्मोर फ्रीक्वेंसी, राइट। अब ये लार्मोर फ्रीक्वेंसी क्या है, अभी उसको मैं डिफाइन करती हूँ। अब चूंकि ये जो क्या बोलते हैं, ये जो हम लोग ने कहा न्यूक्लियस का एक स्पिन है, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी है, राइट। हम लोग एक फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं, ये लार्मोर फ्रीक्वेंसी है। ये आपको सिंस ये जो न्यूक्लियस है इसके स्पिन्स हो सकते हैं, राइट। तो हो सकता है आपके पास स्पिन अप है और स्पिन डाउन है। बेसिकली स्पिन अप स्पिन डाउन का मतलब है दो डायरेक्शन में स्पिन है, राइट। एक सपोजिंग एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, और ये दोनों स्पिन्स पे आपको कुछ एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई है, राइट। तो ये लार्मोर फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज ये डेल्टा ई डिवाइडेड बाय एच। और ये डेल्टा ई क्या होगा, ये डेल्टा ई आपको आ रहा है बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो ये डिफाइन होता है एज 2 म्यू बी डिवाइडेड बाय एच। म्यू क्या है, म्यू है मैग्नेटिक मोमेंट आपके न्यूक्लियस का, और बी जो है ये है मैग्नेटिक फील्ड जिसमें जिसको आपने न्यूक्लियस में डाला है, राइट। तो हर मैग्नेट का हर न्यूक्लियस का एक लार्मोर फ्रीक्वेंसी होता है, राइट। तो हम लोग ने देखा कि हम लोग ये न्यूक्लियस को डाल रहे हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में, राइट। अब अगर हम लोग इसको लार्मोर फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे, तो हम लोग ने ऑलरेडी बात की है लास्ट ईयर, आपने बात की है रेजोनेंस के बारे में, रेजोनेंस, राइट। याद है आप लोगों ने रेजोनेंस के बारे में वेव्स एंड ऑप्टिक्स में की। तो ये है लार्मोर फ्रीक्वेंसी, राइट। और एक और फ्रीक्वेंसी है जो आपके न्यूक्लियस के स्पिन की है, राइट। अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच होते हैं तो हमें मिलता है एक रेजोनेंस, और इसको हम लोग बुलाते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, यानी कि NMR, राइट। और ये NMR जो होता है ये रेजोनेंस होता है जब मैच होता है लार्मर फ्रीक्वेंसी विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस, राइट। और इस तरह से क्या होता है, आप फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं जब तक आपको रेजोनेंस आता है, और जब आपको रेजोनेंस आता है तो आप कैलकुलेट करते सकते हैं म्यू को। क्यों, क्योंकि बी तो हमें मालूम है, राइट। बी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी। एच भी हमें मालूम है क्योंकि एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये फ्रीक्वेंसी वो है जो हम लोग वेरी कर रहे हैं, तो इसके बेसिस पे हम लोग म्यू का वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग म्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। और इसके वजह से हम लोग को एक्साइटेड एटम का ये जो वो है उसका मैग्नेटिक रेजोनेंस मिलेगा। और इसके बेसिस, यही बेसिस है कि मेडिसिन में एक तरीका अप्लाई किया जाता है जो है ये NMR टेक्निक। और ये NMR टेक्निक से क्या करते हैं हम लोग, इमेजिंग करते हैं, राइट। आप लोग ने सुना होगा एक्सरे के बारे में, राइट, सीटी स्कैन के बारे में। फॉर एग्जांपल सीटी स्कैन होता है, ये NMR भी एक इमेजिंग टेक्निक है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग ये टेक्निक यूज करते हैं फॉर इमेजिंग, मेडिसिन में यूज किया जाता है, राइट। ये मेडिसिन में किया जाता है NMR। तो NMR में क्या करते हैं, जिस तरह से एक्सरे रेडिएशन में आपको हार्मफुल हो सकता है, इंस्टेड इन लोग अप्लाई करते हैं ये NMR टेक्निक। तो ये NMR टेक्निक में क्या कर सकते हैं आप, ये लार्मोर फ्रीक्वेंसी अचीव कर सकते हैं जिसके हम लोग को आता है ये
न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, या फॉर एग्जांपल इसको बुलाया जाता है MRI। आप लोग ने MRI के बारे में सुना है? MRI स्कैन्स लेते हैं, राइट? लोगों के, अगर लोगों को फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम है, राइट, ब्रेन को स्कैन करना है, या फॉर एग्जांपल बोन्स को स्कैन करना है, राइट, तो MRI टेक्निक से आप वो स्कैन बेहतर पा सकते हैं, राइट? तो जिस तरह से एक्सरे किया जाता है, राइट, उसी तरह से NMR इमेजिंग करते हैं, जिससे हमें MRI मिलता है, राइट? तो ये MRI टेक्निक जो है ये बेस्ड है इस पे, राइट? हमें इंटरेस्ट क्या करता है? रेडिएशन, राइट? यानी कि अगर आप, आई डोंट नो आप लोग में से किसी ने ये किया है, लेकिन अगर किसी को आप जानते हैं जिसको MRI करते हैं, तो जब आप MRI लेते हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, राइट? तो आप लोग, आई डोंट नो, मुझे मालूम है कि जब ये MRI करते हैं तो आपको एक कमरे में लेके जाते हैं, राइट, लिटा देते हैं एक जगह में, और वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये जो B वैल्यू है बहुत हाई होता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में आपको डाला जाता है, जिसकी वजह से अगर आपको MRI या NMR करते हैं तो जैसा आपके पास कोई भी मेटल चीज नहीं होनी चाहिए, चाबियां है, ज्वेलरी है, ऐसे कोई भी चीज आपके पास नहीं होने चाहिए, मेटल चीज है। रादर MRI टेक्निक में क्या करते हैं, आपको कपड़े भी टोटली बदलवाते हैं, आपको दूसरे कपड़े पहनाते हैं और आपका MRI लेते हैं, और आपको ये हाई मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं ताकि वो इमेजिंग कर सकते हैं आपके बॉडी का, राइट? एंड उसके वजह से क्या होता है, फायदा ये होता है कि इसमें टिश्यू, एक्सरे में क्या होता है, आपका हड्डी का इमेज आता है, लेकिन MRI में क्या होता है, टिश्यू जो है उसका इमेज अच्छे से आता है। यानी कि अगर आपकी टिश्यू में कोई डैमेज है तो वह आपको MRI में दिखेगा, और वो चीज आपको एक्सरे में ऑब्वियसली नहीं दिखेगा, क्योंकि एक्सरे में आपको इमेज आएगा सिर्फ हड्डियों का, आपको इमेज नहीं आएगा टिश्यूज का, ठीक है? तो ये है टेक्निक जो है NMR का, ठीक है? तो ये टेक्निक जो है NMR का, ये यूज किया जाता है फॉर मेडिकल इमेजिंग, और तो इसमें ये कोर्स हमारा है रेडिएशन एंड सेफ्टी। तो इन शॉर्ट अगर आप MRI कर रहे हैं तो आपको केयरफुल रहना है ये रेडिएशन का, बेसिकली बिकॉज रेडिएशन वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड का रहता है, और इसीलिए आपको मेटल यानी कोई भी मैग्नेटिक चीज को अंदर लेने नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने आपको कहा, कोई भी मेटल की चीज, फॉर एग्जाम्पल चाबियां, ज्वेलरी, कोई भी ऐसी चीज जो मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करेगी, वो आपको पहनने नहीं देते। ज्यादातर आपके कपड़े बदलवा देते हैं और आपको ये NMR मशीन में डाला जाता है, जिससे आपका टिश्यू का इमेजिंग करते हैं, ठीक है? तो ये है आपका क्या बोलते हैं NMR टेक्निक, ठीक है? ये 3 ही बच्चे, बाकी के लोग कहाँ हैं भाई? ज़रफ़शान, नौशीन, कहाँ है बाकी के लोग? रिजवाना, ये लोग सब लोग चले गए। तो मैं जल्दी ही बंद कर देती हूँ क्योंकि कम लोग हैं, राइट? तो आप तीनों लोग प्लीज चैट विंडो में प्रेजेंट लिख लीजिए, तो मेरे पास वो रिकॉर्ड रहेगा। ओके मैम, ठीक है और मैम। किसी को अंदाजा है क्या कि दूसरे क्यों नहीं आए आज क्लास में? नहीं मालूम, पता नहीं। अच्छा, नहीं, क्योंकि मैं फिर ज्यादा नहीं कवर कर रही हूँ, क्योंकि उन लोग का सबका मिस हो जाएगा, ठीक है? तो कल मैं करूंगी न्यूक्लियर डीके, ठीक है? आज यही रोक देंगे, ठीक है? थैंक यू। अटेंडेंस लिख लीजिए आप लोग, एंड ओके मैम, लिख दिए मैम। अच्छा, थैंक यू, बंद कर देंगे, कल मिलेंगे। ओके, थैंक यू।